सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त हिटलर के अंडर नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप में लोगों को कैसे बेरहमी से मार दिया जाता था, उसके बारे में शायद आपने पहले भी सुना होगा। किसी को जीते जी गैस चैम्बर में डाल के दम घोट के मार दिया जाता था, तो किसी को मामूली किसी गलती की वजह से पीट पीट कर मार दिया जाता था। ऑल टाइम इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग बुक के ऑथर विक्टर फ्रैंकल उसी नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप के कैदियों में से एक थे, जो आखिर तक जिंदा रहकर वहां से रिहा हो पाए थे। आज उन्हीं का लिखा हुआ इस बुक से मैं आपको बताने वाला हूँ कि उन भयानक नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप में डेली लाइफ एंड हमारा आज के नॉर्मल डेली लाइफ के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज है और उन लाइफ प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तब हर इंसान को यह मालूम था कि नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप में कैदियों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, लेकिन फिर भी जब किसी कैदी को नाज़ी कैंप में ट्रांसफर करने के लिए गाड़ी में बिठाया जाता था, तो तब हर एक कैदी ये उम्मीद करता था कि शायद उनके लिए सिचुएशन उतना भी बुरा नहीं होगा जितना कि उन्होंने दूसरों से कहानी सुना है। उनके लिए सब कुछ अलग होगा। पहले दिन कॉलेज या ऑफिस ज्वाइन करने से पहले जब हम बस या ट्रेन पकड़ने के लिए खड़े रहते हैं, या किसी रिलेशनशिप के शुरू में, हमारे मन में भी यही सेम उम्मीद काम करता है। बचपन से हम सुनते आए हैं कि बड़े होने के साथ साथ कैसे लोगों की जिंदगी और ज़्यादा डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड बनने लग जाता है, लेकिन फिर भी उस दिन हमारे मन में भी एक उम्मीद काम करता है कि शायद मेरे लिए सब कुछ अलग होगा। कंसंट्रेशन कैंप में पहुंचने के बाद कैदियों को 2 लाइंस में डिवाइड करके खड़ा कर दिया जाता था, जिसमें से एक लाइन को इमीडिएटली गैस चैम्बर में डाल के मार दिया जाता था और दूसरे लाइन के कैदियों से कड़ी मेहनत करवाया जाता था। हालांकि जो कैदियों उन दोनों लाइंस में खड़े रहते थे, उनमें से किसी को ये बात पता नहीं होता था कि कौन से लाइन के साथ क्या होने वाला है। फिर भी हर एक कैदी ये उम्मीद करता था कि वो जिस लाइन में खड़ा है उस लाइन के साथ कुछ अच्छा ही किया जाएगा। जिंदगी में चलने के लिए हम जो रास्ता या जिस इंसान को चुन लेते हैं, उसका अंजाम क्या होने वाला है ये हम में से किसी को पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि हमने जो रास्ता चुना है उसका अंजाम जरूर कुछ अच्छा ही होगा। कंसंट्रेशन कैंप में दूसरे कैदियों के ऊपर इनह्यूमन टॉर्चर होते हुए देखकर कुछ कैदी जो कि मेंटली वीक किस्म के होते थे, वो पागल जैसा बन जाते थे। कुछ दिन बाद उनमें से ज्यादातर ही इस बेरहमी से छुटकारा पाने के लिए इलेक्ट्रिक फेंस पकड़ के सुसाइड करने का रास्ता चुन लेते थे। कॉलेज या ऑफिस ज्वाइन करने के बाद या रिलेशनशिप में कुछ महीने या कुछ साल बीत जाने के बाद जब सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड बनने लग जाता है, तो तब बिल्कुल उस कंसंट्रेशन कैंप के कैदियों की तरह हम में से भी कुछ लोग जो मेंटली वीक किस्म के होते हैं, वो इससे छुटकारा पाने के लिए सुसाइड करने का रास्ता चुन लेते हैं। कंसंट्रेशन कैंप की इनह्यूमन टॉर्चर को सहकर जो कैदी जिंदा रहने का फैसला लेते थे, उनके अंदर से लव, काइंडनेस, ये सारी ह्यूमन फीलिंग्स बिल्कुल ही गायब हो जाता था। और उस टफ सिचुएशन में जिंदा रह पाने के लिए इन फीलिंग्स का ना होना इन लोगों के लिए एक शील्ड के जैसा काम करता था। ये सारे ह्यूमन फीलिंग्स गायब होकर सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स एक्टिव रहने की वजह से वो लोग दिन रात बस जिंदा रहने के लिए जितना ज़रूरी है, जैसे कि खाना, कपड़ा, इन चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं सोच पाते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक बार जब कैंप में टाइफस बीमारी फैल गया था, तब काफ़ी सारे कैदियों का एक साथ मौत हो गया था। उन डेड बॉडीज को देखकर आंसू बहाने के बदले दूसरे कैदी उन डेड बॉडीज से कपड़े, खाना, ये सब छीनने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ने लग गए थे। सिमिलरली, जब हमारी लाइफ हद से ज़्यादा डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड बनने लग जाता है, तब हम में से जो लोग उसे सहकर जिंदा रहने का डिसीजन लेते हैं, उनके अंदर से भी लव, काइंडनेस, इन जैसे ह्यूमन फीलिंग्स गायब होने लग जाता है। और उसके बदले हर वक्त बस जिंदा रहने के लिए जो ज़रूरी है, जैसे कि पैसा, पावर, इन चीज़ों को लेके वो लोग सोचते रहते हैं, जिस वजह से इन लोगों के अंदर भी एनिमल नेचर हावी होने लग जाता है। एक बहुत ही गरीब इंसान जिनके लिए 100 रुपीज़ बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, दूसरी तरफ एक अमीर इंसान जिनके लिए 100 रुपीज़ तो क्या 1000 रुपीज़ भी उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, वो अमीर इंसान भी मौका मिलने पर उस गरीब इंसान से वो 100 रुपीज़ छीन लेता है। जो सारे कैदी आखिर तक जिंदा रहकर वहाँ से छूट पाए थे, उनमें से भी ज़्यादातर उसके बाद से एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाए थे, क्योंकि वो जब वापस गए तब तक उनके फैमिली, फ्रेंड्स सब ऑलरेडी मर चुके थे। यहाँ तक कि कुछ कैदियों का पूरे शहर का ही नामो निशान तब तक पूरी तरह से मिट गया था। और अगर किसी के फैमिली मेम्बर्स जिंदा भी होते थे, तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स से जो सिंपैथी एक्सपेक्ट करके घर लौटते थे, उन्हें वो सिंपैथी कभी नहीं मिल पाता था, क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से उन लोगों ने भी रैशनिंग, बॉम्बिंग, इन जैसे सिचुएशन का सामना करके जिंदा रह पाए हैं।
इसलिए उनके हिसाब से बस कंसंट्रेशन कैंप के कैदी होने की वजह से कोई एक्स्ट्रा सिंपैथी डिजर्व नहीं करता है। जिस वजह से अपने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक सिंपैथी ना मिल पाने की वजह से जो कंसंट्रेशन कैंप के कैदी छुटकारा मिलने के बाद घर लौट पाते थे वो एग्रेसिव बनने लग जाते थे और उनमें से ज्यादातर रिवेंज लेने के लिए उन कंसंट्रेशन कैंप के गार्ड्स को मर्डर करने की कोशिश में लग जाते थे। काम से घर लौटने के बाद अगर बीवी बच्चे अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बोलने लग जाते हैं तब कई लोग अपने फैमिली मेंबर से एक्सपेक्टेड सिंपैथी ना मिल पाने की वजह से रूड एंड एग्रेसिव बनने लग जाते हैं। जॉब करते वक्त रिटायरमेंट की डेट के इंतजार में रहकर फिर रिटायरमेंट के बाद भी ज्यादातर लोग दिल खोल के हंसना या प्यार करना भूल जाते हैं। लेकिन इस कंसंट्रेशन कैंप में जो लोग आखिर तक जिंदा थे उनमें से कुछ कैदी ऐसे थे जो कि लव, काइंडनेस इन जैसे फीलिंग्स की मदद से ही उस मुश्किल वक्त में भी जिंदा रहने का वजह ढूंढ पाए थे। और सिर्फ यही लोग शुरू से आखिर तक मतलब कंसंट्रेशन कैंप से छुटकारा मिलने के बाद भी एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी बिता पाए थे। फॉर एग्जाम्पल, कड़ी ठंड में जब सिर्फ एक फटा हुआ कपड़ा पहनने देकर कैदियों से कड़ी मेहनत करवाया जाता था तब उनमें से कुछ कैदी अपने ख्यालों में अपने लव्ड वंस के साथ बात करते रहकर जिंदा रहने का वजह ढूंढ लेते थे। कोई अपना खाना दूसरे किसी कैदी जिन्हें उस खाने की ज्यादा जरूरत है उनके साथ अपना खाना शेयर कर लेने के जरिए जिंदा रहने का वजह ढूंढ लेते थे। कोई सूर्योदय, सूर्यास्त, फूलों का खिलना, पंछियों का गाना गाना इन जैसे डेली नेचुरल वंडर्स को एक्सपीरियंस करने के जरिए जिंदा रहने का वजह ढूंढ लेते थे। हर रोज 30 मिनट के लंच ब्रेक के दौरान कुछ कैदी इकट्ठा होके गाना गा के, नाच के या हंसी मजाक करके जिंदा रहने का वजह ढूंढ लेते थे। स्कूल में 30 मिनट के टिफिन ब्रेक के दौरान दोस्तों के साथ खेलने का मजा हमारे अंदर 6 घंटे तक एक के बाद एक क्लास करने की टॉर्चर सहने का ताकत ले आता था। कॉलेज या ऑफिस में उस इंसान को अपने आंखों के सामने देख पाना या उनसे बात कर पाने की खुशी हमारे अंदर पूरे दिन भर टॉर्चर सहने का ताकत ले आता है। अपने लव्ड वंस को एक हैप्पी एंड फुलफिल्ड लाइफ प्रोवाइड कर पाने की खुशी हमारे अंदर जिंदगी भर टॉर्चर सहने की ताकत ले आता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करोगे तो ये जो हमें टॉर्चर सहने का ताकत मिलता है इस ताकत का सोर्स है लव, काइंडनेस इन जैसे ह्यूमन फीलिंग्स। इसलिए लाइफ के डिफिकल्टीज एंड कॉम्प्लिकेशंस के आगे हार मान के अगर हम इन ह्यूमन फीलिंग्स को ही गिव अप कर देते हैं तो फिर इन टफ सिचुएशन में एक प्रॉपर इंसान की तरह जिंदगी जी पाने के लिए जो ताकत चाहिए होता है वो हम खो देते हैं और तब या तो सुसाइड या फिर अपने एनिमल नेचर के हिसाब से जिंदगी जीने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता है। लाइफ चाहे आपका कितना भी टॉर्चर करे, कितना भी टफ सिचुएशन में ले जाए, आपके पास से सब कुछ छीन ले, लेकिन जब तक आप जिंदा हो तब तक आपके पास से एक चीज जो कोई नहीं छीन सकता वो है अपने मन में आप किसी भी सिचुएशन को क्या मीनिंग देते हो वो अपने हिसाब से चूज करने की फ्रीडम। लाइफ एक्चुअली मीनिंगलेस है और इसीलिए हर वक्त हमारे पास अपने हिसाब से लाइफ की मीनिंग चूज कर पाने की फ्रीडम होता है एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट ब्यूटी ऑफ लाइफ। आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर विक्टर फ्रैंकलिन का लिखा हुआ बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग खरीद के पढ़ सकते हो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपका दिल छू लेगा और आपके अंदर भी लव, काइंडनेस इन जैसे ह्यूमन फीलिंग्स को और भी ज़्यादा एक्टिव कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।